आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, यानी कि कर कानूनों का कठोर अर्थान्वयन। इससे पहले जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था पेनल स्टैट्यूट्स का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कर कानूनों के बारे में कि कर कानून जो होते हैं, यानी कि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। देखिए, जब टैक्स की बात करते हैं तो जो टैक्स होता है वो नागरिकों के ऊपर एक लायबिलिटी अधिरोपित करता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि चाहे हम पनिशमेंट की बात करें, और भाई टैक्स भी एक तरीके से क्या है, दैट इज द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो इसी में कहा गया कि जो कर अधोरोपित करने वाले जो कानून हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जिसमें कोर्ट इंटरप्रिटेशन के नियमों के आधार पर जो भी स्टैट्यूट है उसके प्रोविजंस का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करते, बल्कि उस लॉ में जो वर्डिंग प्रयोग में आई है उसी की लिमिट में रह करके ही जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वही स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कहलाता है। एक सिंपल सी बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में भी कही गई है कि विधि के प्राधिकार के अलावा, यानी कि विदाउट लॉ के प्रोविजंस के, जहां पर केवल लॉ ने परमिशन दी है, उसके अलावा ना तो किसी व्यक्ति पर कर अधिरोपित किया जा सकता है, ना ही किसी से कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो संसद या फिर विधानमंडल की विधि का होना आवश्यक है। जब तक टैक्सिंग स्टैट्यूट के मामले में बिल्कुल क्लियर ये एक्सप्लेन ना कर दिया जाए कि हाँ यहाँ पर टैक्स लगेगा, तभी टैक्स लगना चाहिए। केवल कह देने से कि हाँ भाई एक टैक्सिंग स्टैट्यूट है तो फिर सीधे सीधे इसका मतलब टैक्स लगाना ही है, ये नहीं है। जहाँ पर प्रोविजन जब बिल्कुल क्लियर कर दें कि हाँ किसी पर्सन से यहाँ पर टैक्स लिया जाएगा, तभी वहां पर टैक्स लिया जा सकेगा। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा भी हुआ है कि किसी व्यक्ति पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि विधि की भाषा में बिना किसी खींचतान के ऐसा करने का उल्लेख ना किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जब किसी स्टैट्यूट की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है और जब कहीं पर टैक्स को वो इम्पोज कर रही है, तब कोर्ट को बिना उसके परिणामों की परवाह किए बिना टैक्स को लगा देना चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट हैं उनकी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए जिससे कि राज्य के पक्ष में पक्षपात हो, और ना ही उसको इतना लिबरल कर देना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लग रहा हो उसको हम टैक्स से मुक्त कर दें और उसकी हम लायबिलिटी को ना वहाँ पर निर्धारित करें। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अब इन्हें हम कुछ केसेस के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही लीडिंग केस की बात करने जा रही हूँ। राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, 1961 का बहुत लीडिंग केस है ये। और जहां पर एक एक्ट के अंतर्गत ये हुआ कि वेजिटेबल्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर मेन सिचुएशन ये आई कि जो बीटल लीव्स जो होती हैं, जो पान के पत्ते होते हैं, क्या उन पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा जो लीडिंग केस है, ये लिटरल रूल यानी कि हमारा जो शाब्दिक निर्वचन है वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वेजिटेबल शब्द को कोई भी टेक्निकल मीनिंग देने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टैट्यूट का जो मीनिंग होता है, जो हम लेजिस्लेशन में, जो भी स्टैट्यूट लेजिस्लेशन ने जो बनाया है, और उसमें यदि कोई शब्द ऐसा आ रहा है जो हमारी डेली लाइफ में यूज में आता है तो हमें उसको वैसे ही समझना चाहिए। जब हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो देखिए वेजिटेबल का मीनिंग क्या है, जिसे हम अपने लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में लेते हैं, चाहे वो हमारे घर पर उगी हो चाहे बाहर उगी हो, मतलब जिसे एक तरीके से हम खाने में यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि पान की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि पान वेजिटेबल में इंक्लूड नहीं होता, और इसीलिए इसको इसके बेचने पर टैक्स लगेगा। एंड सेम इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का जो एक लीडिंग केस और हुआ था,
मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है। बिल्कुल जो अभी हमने पहले केस डिस्कस किया उसी की तरीके से है, लेकिन यहाँ पर बीटल लीव्स की जगह गन्ने की बात आई थी। और यहाँ पर बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947 के अंतर्गत वेजिटेबल्स को टैक्स फ्री किया गया था। तो यहाँ पर भी यही बात आई थी कि क्या गन्ना ग्रीन वेजिटेबल में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम एज इट इज जो कि पहले केस में जो डिसीजन था उसी बात को रखते हुए यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि नहीं, गन्ना ग्रीन वेजिटेबल नहीं होता। देन हीरालाल रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1972 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने की बात है कि जो भी टैक्स जो भी इम्पोज किए जाते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो जनता की भलाई के लिए धन प्राप्त करना होता है। तो किस व्यक्ति पर, किस व्यवहार पर तथा किस चीज पर कर लगाया जाना चाहिए, ये जो है ये सारा सोशल, इकोनॉमिकल, इन सभी चीजों पर आधारित होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस वसी अहमद 1977 का केस। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स इम्पोज करने के लिए स्टैट्यूट की जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि स्पष्ट शब्द उपलब्ध नहीं है तो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और ये जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है वो लिटरल जो हमारा जो रूल है उसी का ही एक रूप आ जाता है, यानी कि जो सीधे सीधे लिखा है वही मीनिंग लगाना है और इधर उधर से खींचतान करके कोई भी मीनिंग नहीं लगाना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं विमल चंद्र वर्सेस गोपाल अग्रवाल 1981 का केस है। यहाँ पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैक्स इम्पोज करने वाले जो भी स्टैट्यूट हैं तो उनमें जो भी शब्द आए हैं उनको उसी रेफरेंस में यूज करना चाहिए जिनसे रिलेटेड हमारा लॉ बना है। लॉ में जो बातें कही गई हैं, जो वहां पर लेजिस्लेशन का जो इंटेंशन है उतनी ही बातों को वहां पर क्लियर करना चाहिए, मनमाने तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। एक और लीडिंग केस है, देखिए टाटा ऑयल मिल्स कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 1990 का केस है। इस केस में हुआ था कि एक सोप बनता था जो कि जो देसी चावल होता था उसकी भूसी के तेल से बनता था। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को टैक्स फ्री किया गया, लेकिन इस तेल का जो उपयोग जब साबुन बनाने के लिए तभी किया जा सकता था जब पहले इसे फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हम बात कर रहे हैं देसी चावल की भूसी के तेल से साबुन बनाने को टैक्स फ्री किया गया है। तो जब इसके बीच के प्रोसेस में जहां पर कि उस भूसी के तेल को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 1996 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने अमोनिया के उत्पादन में जो कच्चा जो नेफ्था होता है, जो रॉ नेफ्था था, उसके उपयोग की छूट दे दी थी। और क्यों दी थी, जिससे कि अमोनिया को जो फर्टिलाइजेशन के लिए उर्वरक बनाने के काम में लाया जाए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो अमोनिया के उत्पादन में जो कच्चे नेफ्था का जो प्रयोग हो रहा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू भी हो सकता है या भाप उत्पादन में या किसी भी और रूप में, जिस भी रूप में किया जाएगा सभी को ही वहां पर टैक्स से छूट मिलेगी। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं वेल्थ टैक्स कमिश्नर अहमदाबाद वर्सेस एलिस ब्रिज जिमखाना 1998 का केस है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति पर टैक्स अधिरोपित करने की बात आ रही है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जिस भी व्यक्ति पर टैक्स इंपोज करने की बात आ रही है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड इन द लास्ट हम यही कह सकते हैं कि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस किए इसमें हमें यही क्लियर होता है कि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। जब तक बिल्कुल क्लियर किसी स्टैट्यूट की लैंग्वेज कहीं पर भी किसी व्यक्ति पर टैक्स इंपोज नहीं कर रही है तब तक टैक्स नहीं लगाया जा सकेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।